नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हरियाणा बीते कई सालों से तरक्की की राह पर है। सीएम मनोहर लाल हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में सीएम मनोहर लाल ने कई ऐसे काम किए जो प्रदेश हित में रहे हैं। सीएम ने इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत की, फिर चाहे वो किसानों से जुड़े मुद्दे हों, खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दे हों या फिर व्यापारियों से जुड़ा हुआ कोई भी विषय। आइए आपको बताते हैं सीएम मनोहर लाल ने राज्य के युवाओं, किसानों, खिलाड़ियों और व्यापारियों को क्या खास सौगात दी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिशन 60,000 की घोषणा करते हुए कहा है कि आने वाले समय में 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इसके अलावा 60,000 ग्रुप सी और डी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आने वाले महीने में पूरी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय विवेकानंद युवा महासम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन 60,000 के तहत प्रदेश सरकार 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 7,500 युवाओं को वन मित्र बनाएगी। इसके अलावा HKRN के माध्यम से 15,000 संविदा कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए 10,000 युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। कोई बच्चा अगर 90% मार्क्स लेकर के, अंक लेकर के पढ़ाई में होशियारी से आगे बढ़ता था तो उसको इंटरव्यू में 10, 15, 20% नंबर देकर के बाहर कर दिया जाता था। और जिसको चाहते थे, जो सूचियां बन जाती थी, पढ़ाई में निकम्मा भी था, तो इंटरव्यू के मार्क्स 80-90% लगा करके भाई तेरी नौकरी लग गई। और ऐसे ऐसे अफसर भी आए यहाँ कि जब नौकरियों के लिए परीक्षा ली गई, परीक्षा रद्द कर दी गई, बाद में परीक्षा के अंक छोड़ करके केवल इंटरव्यू के नंबर लगा करके नौकरियां पकड़ा दी गई। यह अलग बात है कि उन सब नौकरियों को, कांग्रेस के टाइम की 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं, 11 नौकरियां। और हम अपने समय में बहुत सी कमियां वो निकालते हैं कि इनकी नौकरी ये कैंसिल होगी, वो कैंसिल होगी। अंतर इतना ही है, उनकी 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं। और अगर हमने कोई कमी पकड़ी है उस परीक्षा में, कोई नकल में, कोई पेपर लीक में, तो हमने अगर पेपर रद्द किए हैं तो अपने आप रद्द किए हैं, कोर्ट ने एक भी नहीं किया। मित्रों, एक भी नहीं किया। आज भी कमियों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर समाज के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं, गलत काम करने की प्रेरणा वो लेते हैं, लेकिन पता लगते ही उसको दुरुस्त करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसको गलत काम को करने नहीं देते। आज हमने पिछले 9 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर 1,10,000 से ऊपर नौकरियां दी हैं। और न केवल 1,09,000, 10,000 दी हैं, इस आने वाले 6 महीने में जो बाकी हैं 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में निश्चित रूप से आपको मिलेंगी। 1,70,000 नौकरी का हमारा 10 साल का रिकॉर्ड बन जाएगा। इतनी ट्रांसपेरेंट भर्ती हरियाणा के अलावा, पिछले इस 10 साल के अलावा पिछले साल में तो कभी सोचा ही नहीं किसी ने। तो इस प्रकार के सारे काम को हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है। CSC के लिए 7,500 ई-सेवा मित्र नियुक्त किए जाएंगे और विदेशी सहयोग विभाग के माध्यम से 5,000 ऐसे युवाओं को विदेश में रोजगार की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री वाले 15,000 युवाओं को ट्रेन करने और उन्हें ठेकेदार बनाने के लिए सशक्त बनाने की घोषणा की। सरकार इन लोगों को बिना किसी कोलेट्रल की जरूरत के 1 साल के लिए 3 लाख रुपए का कर्ज देगी। इस कार्यक्रम के तहत ट्रेन यूथ को 25 लाख रुपए तक के कामों के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी,
बल्कि गारंटी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य ऐसे गरीब परिवारों की एनुअल इनकम को बढ़ाना है जिससे वो गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल सीमा को पार करने में सक्षम हो पाएं। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अभी ग्रुप सी और डी के सीईटी परीक्षा परिणाम प्रोसेस में है। ग्रुप डी के लिए लगभग 3,25,000 उम्मीदवारों ने सीईटी परीक्षा में भाग लिया। सीएम ने कहा, हम अगले 15 दिनों के अंदर 13,500 ऐसी जॉब लेटर उम्मीदवारों को दे देंगे। इसके अलावा ग्रुप सी के लिए भर्ती प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही है। हमारा लक्ष्य अगले कुछ महीनों में ग्रुप सी और डी दोनों के लिए तकरीबन 60,000 नौकरियां देना है। इसके साथ ही सरकार ने अब तक 1,70,000 सरकारी नौकरियां देकर रिकॉर्ड सेट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने 19वीं सदी में देशवासियों में स्वाभिमान और गौरव की लौ जलाई, उसी तरह 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच पर भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। आजादी के बाद किसी ने भी वर्ल्ड लेवल पर भारत को इतना प्रमुख स्थान दिलाने की दिशा में काम नहीं किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डेडिकेटेड एफर्ट से आज भारत विश्व की 5वीं इकोनॉमिक पावर बना है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन सभी के लिए प्रेरणादायी है। 1893 में उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में देश की अप्रोच को बताया है, जहां हमारे देश को उनके महान स्पिरिचुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए वर्ल्ड लेवल पर सम्मान और मान्यता मिली। पश्चिमी जगत में जो उनको सम्मान मिला, उसका कारण भी यही है कि वहां के लोगों के बीच भारत को ऐसे प्रस्तुत किया कि उनसे पहले किसी और ने उस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया था। और हम सौभाग्यशाली हैं कि जो काम उस समय स्वामी विवेकानंद ने किया था, वही काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी से पहले भी देश आजाद हुआ, आजादी के बाद आज तक किसी नेता ने अपने इस देश का स्थान दुनिया में वो प्राप्त नहीं कराया, बल्कि ऐसा माना जाता है कि 200 देश लगभग, जब हम अपने देश की बारी ऊपर से यानी नाम ढूंढना शुरू करते थे तो ऊपर से गिनते थे 1 2 3 4 5 10 20 50, कहीं नाम मिलता नहीं था। लेकिन नीचे से अगर चलना शुरू करते थे तो एक चौथे 5वें स्थान पर अपने देश का नाम होता था। उस समय हमारे मनों में उत्साह नहीं जागता था। लेकिन आज दुनिया में जैसे मोदी जी ने अपने देश के नाम को चमकाया है, आज दुनिया की 5वीं शक्ति भारतवर्ष बन गया। 5वीं शक्ति यानी ऊपर के प्रथम 5 देशों में आज भारत आता है। आज भारतीय कई परंपराएं उन्होंने दुनिया में स्थापित कराई हैं। आज अगर योग को दुनिया के अंदर ख्याति प्राप्त कराई है तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना, वो मोदी जी के कारण से बना। आज देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जो कुरुक्षेत्र में मनाते हैं, उसको विश्व में मनाने के लिए लोग लालायित हो गए हैं। दुनिया शांति का रास्ता ढूंढ रही है, गीता के माध्यम से ढूंढ रही है। ये श्रेय अगर जाता तो नरेंद्र मोदी जी को जाता। तो भाइयों बहनों, मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी, उनका इतिहास हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। हम जानते हैं कि युवा व्यक्ति केवल आयु से युवा नहीं होता, युवा व्यक्ति अपनी सोच से युवा होता है, अपने कर्मों से युवा होता है। सही दिशा में जो वो काम करता है, तब जाकर के उसको कहते हैं कि युवा मन का आदमी है। आयु से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर तो इस देश की युवा शक्ति को हम कितना प्रेरणा देकर के आगे बढ़ा सकते हैं, उसी में देश का भविष्य।
और हमको पता है कि अगर कोई देश, कोई प्रदेश अपनी युवा ताकत का ठीक से इस्तेमाल कर ले तो वो देश और प्रदेश कभी पीछे रह नहीं सकता। मित्रों, वो कभी पीछे रह नहीं सकता है। बता दें कि विवेकानंद युवा महासम्मेलन का आयोजन कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में किया गया। महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन संवाद भी सुनाया गया। इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। मेरे युवा साथियों, हमारे देश के ऋषियों, मुनियों, संतों से लेकर सामान्य मानवी तक सभी ने हमेशा युवा शक्ति को सर्वोपरि रखा। श्री अरविंदो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें भारत के युवाओं के चरित्र, उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। श्री अरविंदो स्वामी विवेकानंद का ये मार्गदर्शन आज 2024 में भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है। तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। पीएम मोदी के संबोधन के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया भर में हो रही तारीफों का भी जिक्र किया कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में हर भारतीय की चिंता करते हैं। वर्ल्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पार्लियामेंट हुई थी, उसमें सर्वधर्म संभाग का, भारतीय संस्कृति का जो व्याख्यान दिया था, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने भी आज दुनिया में, मेरा ख्याल है भारत के कोई प्रधानमंत्री इतने पहली बार हमने देखे कि दुनिया के हर देश में कितना घूमते हैं, कितना ज्यादा वो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने भी जो लाखों लोगों को, और हमारे यानी आज भी मोदी जब जाते हैं तो दुनिया के अंदर युवा वो भाषा समझे ना समझे, लेकिन मोदी जी के जाने के बाद ऊंचा ऊंचा बोलते रहेंगे, मोदी मोदी मोदी। विश्व नेता बन गए हैं। तो इस विश्व नेता के बनने का हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। पहले हमारे देश पर विदेशी लोग आक्रमण करते थे, हम लोग केवल उन पर याचक बनकर के खड़े रहते थे, याचना करते थे कि हमें कुछ ना कहो। हम याचना की स्थिति में आकर के उनसे जैसे भीख मांगने की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन आज मोदी जी ने दुनिया के ऐसे देश जो अन्याय करते हैं उनके खिलाफ आवाज भी उठाई है, उनको चेताया भी है, डट करके खड़े हुए हैं। दुनिया के लोग आतंक फैला करके और किस प्रकार से भारत को निशाना बना करके चलते थे, आज आतंक फैलाने वाले देश वो डरने लग गए हैं। आज वो डरने लग गए हैं मोदी जी से
कि मोदी जी की तरफ देखते हैं, एक अमेरिका जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वीजा देना रोक दिया था उन्होंने कि हम वीजा नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, आज वही अमेरिका मोदी जी की तरफ दोस्ती का हाथ बटाता है, वही मोदी जी की दोस्ती का हाथ बटाता है। कोई समय था कि इस प्रदेश देश की नीतियां इतनी कमजोर नीतियां थी कि जिसके कारण से हमारे देश को कमजोर बना दिया। चंद आतंकवादी आकर के और हमारी संसद पर निशाना बना जाते हैं। चंद आतंकवादी आकर 26/11 जैसा भयानक आतंक का खेल खेलते हैं। लेकिन मोदी जी, हमारी सरकार, अब जब ये पुलवामा में घटना हुई और जाकर के उन्होंने जैसे बालाकोट में निशाना बनाया, तो बालाकोट के लोग भी आज मोदी जी के सामने कहते हैं गलती हो गई, अब हमको बख्श दो। पाकिस्तान सिर उठा के देखता नहीं है। आज कहीं युद्ध होता है, यूक्रेन का रूस का युद्ध होता है, रूस कहता कि भारतवर्ष हमारी तरफ आ जाए, यूक्रेन कहता कि भारतवर्ष हमारी तरफ आ जाए, और मोदी जी निडर होकर के यूक्रेन के लोगों से भी बात करते हैं, रशिया के लोगों से भी बात करते हैं, और बात करके सबसे पहला काम उन्होंने जो किया, भारतीय लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल करके उनका युद्ध विराम कराया कि जब तक भारतवर्ष का एक एक व्यक्ति वहां से निकलता नहीं है, आप लोग युद्ध नहीं करेंगे। केवल भारतवर्ष के नागरिकों को निकालने के लिए मोदी जी ये काम कर पाए और दुनिया के लोग वहां से निकल नहीं पाए, क्योंकि दोनों को घबराहट थी कि अगर मोदी जी की बात नहीं मानी तो भारत देश किसी एक साइड में हो जाएगा, तो दूसरे साइड की निशानी मिट सकती है। इस युवा महासम्मेलन में राज्य मंत्री संदीप सिंह, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा ने भी प्रदेशवासियों को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं को एक नई राह दिखाने का काम किया है। सरकार ने युवाओं को बिना खर्ची और पर्ची का रोजगार देने का काम किया है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां और रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, जबकि पिछली सरकारों के कार्यकाल में युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। यही नहीं, सीएम ने विदेश में नौकरी करने के इच्छुक लोगों के बारे में भी बात की। अभी सीईटी के एग्जाम हो रहे हैं, सीईटी के एग्जाम में ग्रुप सी और डी दोनों की नौकरियां पाइपलाइन में हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आज युवा दिवस है। आज मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि जो हमने ग्रुप डी की सीईटी की परीक्षा ली हुई है, लगभग 3.25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। आज शाम को उसका रिजल्ट आएगा। 2 लाख से ऊपर बच्चे उसके अंदर पास हो रहे हैं, और आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो उसमें 13-13.5 हजार नौकरियां हैं, तुरंत बिना इंटरव्यू के जैसे ही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि एक परीक्षा जो ग्रुप डी की हो गई है उसका तो रिजल्ट आएगा, ग्रुप सी की जो परीक्षाएं हैं वो लगातार अभी भी चल रही हैं। उसके अंदर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब परीक्षाएं लेते जाओ, इनका रिजल्ट निकलते जाओ, तो आने वाले जो अपनी लोकसभा की आचार संहिता होगी उससे पहले पहले ये 60,000 नौकरियां अगले 2 महीने में लोगों को 60,000 नौकरियों से भरपूर हम देंगे मित्रों। तो इसलिए मैं तो इतना ही अब आज के इस समय पर कहना चाहूंगा कि हम लोग युवा शक्ति के नाते से आने वाले समय में अपने जीवन को सुधारने के लिए हमको भी बहुत लगन से काम करना होगा। इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, चाहे शिक्षा हो चाहे स्किलिंग हो। हुनर के नाते से हरियाणा एकमात्र प्रदेश है, हमने अपनी स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है, और स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे कोर्स हम करा रहे हैं। 12,000 नए विद्यार्थी हर वर्ष स्किलिंग करके वहां से निकलकर चाहे अपनी सरकारी नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट नौकरी करेंगे, चाहे अपना रोजगार करेंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। ये दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी और कोच मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कुश्ती खिलाड़ी सुनील कुमार और अंतिम पंघाल व गोल्फ खिलाड़ी दीक्षा डागर को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों से सुझाव मांगे कि किस तरह से हरियाणा में खेलों को और बढ़ावा दिया जा सकता है। मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की मंशा है कि गांव स्तर पर खेल ढांचे को मजबूत किया जा सके। जिला खेल अधिकारियों के माध्यम से गांव में खेल के सामान की जानकारी मांगी गई। मांग सामने आने के बाद ग्राम पंचायतों के माध्यम से खेलों का सामान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी से यही था कि आज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में सुनील मलिक और अंतिम पंघाल है, जिनको कल ही अर्जुन अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति जी द्वारा। और आज मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था और इनको दोनों को सम्मानित किया है। और भी हमारे अर्जुन अवार्डी और सीनियर पहलवान थे, जो द्रोणाचार्य अवार्डी कोचेज थे, हमारे सभी आए हुए। यही था कि रेसलिंग में, कुश्ती में हरियाणा एक बहुत बड़ा स्टेट है। माननीय मुख्यमंत्री का मिलने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और तो ये बहुत अच्छे से हमें पूछा कि कैसे हम खेल को ऊपर ले जा सके, और हमने ऐसे बताओ, बोले लिख कर दे दो तो हम उसकी सुविधा करवाएंगे आपको प्रोवाइड। आपकी तरफ से हमने जैसे जिम मांगी है या जो भी खेल की सुविधा हमारे अपनी एकेडमियों में नहीं थी, उस खेल के लिए कही थी। मुझे बहुत खुशी है, आज हमें सीएम साहब ने मिलने के लिए बुलाया था और उन्होंने जैसे हमें सभी चीजें समझाई, जिसकी वजह से हमें ये लगा कि कुश्ती को और ज्यादा वो करना चाहिए, हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, कुश्ती और आगे बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। हमने जो भी दिक्कत है हमने उनको बताया तो वो बोले ठीक है, जो भी दिक्कत है हम इनका समाधान करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 13 जिलों की 210 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को नियमित करने का ऐलान किया। इनमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की 103 और अर्बन लोकल डिपार्टमेंट की 107 कॉलोनीज शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रदेश की सभी 2274 इर्रेगुलर कॉलोनीज की नोटिफिकेशन को पूरा करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024 तय की है। इनमें नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़कें, सीवेज, वाटर सप्लाई और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसी कॉलोनीज के विकास के लिए अलग से 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि कॉलोनीज में डेवलपमेंट के काम को करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 874 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को नियमित किया था, जबकि वर्तमान सरकार की तरफ से कुल 1673 कॉलोनीज नियमित की जा चुकी हैं। 210 कॉलोनीज मिलाकर अब तक 1883 कॉलोनीज नियमित हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर आयुक्त और जिला नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम कॉलोनीज को नियमित करने के काम की निगरानी करती है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन या सैटेलाइट इमेजिनरी के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण किए जाएंगे। इसके लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना भी बनाई है, ताकि लोग सस्ते मकान ले पाएं। सरकार का उद्देश्य यही है कि लोग नियमित कॉलोनीज में ही अपने मकान बनाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में निवेश करने के लिए कई देशों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की। उन्होंने अपने संबोधन में हरियाणा की महत्वपूर्ण क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा संभावनाओं, क्षमताओं और समृद्धि की भूमि है। सीएम मनोहर लाल ने उद्यमियों को
हरियाणा में निवेश करने के लिए निमंत्रण दिया। उन्होंने 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान इंडो अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेमिनार में अपना संबोधन दिया। हरियाणा के लोगों की तरफ से दुनिया भर के उद्यमियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अपनी रणनीतिक नीतियों के कारण वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्रांति के युग में प्रतिभा महत्व में पूंजी से आगे निकल जाएगी, जिससे उच्च कौशल अस्थायी रोजगार की तरफ बदलाव आएगा। उन्होंने नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वालों में बदलाव की कल्पना करते हुए मानव पूंजी विकास और आर्थिक विकास में समांतर निवेश की जरूरतों पर बल दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नए संघ हरियाणा अफ्रीका टाइज की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में पारंपरिक विनिर्माण के महत्व पर रोशनी डाली। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रयोगों की भूमि है। हमारा श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय हरियाणा इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य हमारे युवाओं को प्रासंगिक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, उन्हें रोजगार योग्य बनाना है। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस तेजी से बदलाव आ रहे हैं, कम से कम उन्हें इसी गति से पाठ्यक्रमों में जगह मिल पाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने गुजरात दौरे के दौरान वहां की राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की। आचार्य देवव्रत मूल रूप से पानीपत जिले के समालखा के रहने वाले हैं तथा गुरुकुल कुरुक्षेत्र के संरक्षक भी है। किसानों को प्राकृतिक खेती की तरह मोड़ने के लिए आचार्य देवव्रत निरंतर कार्य कर रहे हैं। आचार्य के प्रयासों की ही देन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ ही इसके लिए बजट में प्रावधान करा चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुजरात के गांधीनगर में 10वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में भागीदारी करने गए थे, जहां उनकी कई विदेशी कंपनियों से हरियाणा में निवेश को लेकर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में औद्योगिक निवेश के लिए मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी विदेशी उद्यमियों और कंपनियों को दी। मनोहर लाल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल से भी मिले और फिर राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलने राजभवन पहुंचे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के तरीकों के संबंध में बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने व अनुदान हेतु सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, जिस पर अभी तक सैकड़ों किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। धीरे धीरे किसानों में जागृति आ रही है और वो परंपरागत फसलों को बोने के बजाय प्राकृतिक खेती करने पर जोर दे रहे हैं। अपने गुजरात दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जापान और अमेरिका की 10 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से 1-to-1 बातचीत की और उन्हें हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। बैठक में ग्रीन एनर्जी की दिशा में बढ़ते हुए जापान और हरियाणा सरकार के बीच हाइड्रोजन पॉलिसी बनाने पर सहमति बनी। इसके अलावा बीते कुछ दिन पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ग्रामीणों से ऑनलाइन रूबरू हुए और उनसे सरकार की नीतियों के बारे में विस्तार से बात की। विकसित भारत संकल्प यात्रा कुछ दिन पहले समालखा खंड के खोजकीपुर और खोजकीपुर खुर्द गांव पहुंची। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति लोगों में उमंग और उत्साह है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए गांव और वार्ड्स में लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना,
आयुष्मान कार्ड व कई अन्य योजनाओं की वर्तमान स्थिति के लाभ से अवगत कराया। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के हर गांव और शहर से होकर गुजर रही है। यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत करने के साथ साथ लोग सक्रिय रूप से अपनी चिंताओं को सांसदों, विधायकों और अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान हो रहा है। इस स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ने लोगों को ये जानकर संतुष्ट कर दिया है कि अब उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालयों का दौरा नहीं करना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण समय और लागत की बचत होगी। इसके अतिरिक्त लोग अपनी यात्रा के दौरान अपने दरवाजे पर शिविर लगाकर स्वास्थ्य जांच का लाभ उठा रहे हैं। यात्रा के दौरान अब तक 7,90,000 लोगों ने अलग अलग जगहों पर स्वास्थ्य जांच कराई है। इनमें से 5,45,000 से ज्यादा लोगों की टीबी की जांच की जा चुकी है और उन्हें मुफ्त दवाएं भी मिल रही हैं। यात्रा को लेकर जनता में काफी उत्साह है। बता दें कि अब तक 44 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जिसमें 25,417 पुरुष और 18 लाख से ज्यादा महिलाओं ने शिरकत की। इन सब कामों से देश भर में हरियाणा सरकार की तारीफ हो रही है और आम लोगों को फायदा भी हो रहा है।